हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 7वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई 7वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए 7वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 62 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से यहाँ पर 62 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 9 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई इससे पहले एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर ध्यान से देखिए सोल्व किया गया है इस प्रश्न को कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 62 कैसे बना है। तो मेरे भाई 8 से यहाँ पर 62 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 का किया गया है स्क्वायर। आप सभी को पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब 64 से 62 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 64 में से क्या कर दें, -2 कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 62। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 62 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और इस 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे क्या, इस 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो करेंगे इस 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है 9 का स्क्वायर होता है 81। और मेरे भाई 81 में से हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 81 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 79। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 79। अब हमें देखना है कि 79 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 79 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि आपको
मात्र 80 रुपए की फीस के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 18, 18 के बाद में दिया गया है 38, 38 के बाद में दिया गया है 59, 59 के बाद में दिया गया है 81, 81 के बाद में दिया गया है 104 और 104 के बाद में आपसे पूछा गया है किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 18, 18 के बाद में दिया गया है 38, तो 18 से 38 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें प्लस 20 कर दें तो 18 और 20 मिलकर बन जाएगा 38। फिर देखिए 38 के बाद में दिया गया है 59, तो मेरे भाई 38 से 59 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 38 के अंदर क्या कर दें प्लस 21 कर दें तो 38 और 21 मिलकर बन जाएगा 59। फिर देखिए 59 के बाद में दिया गया है 81, तो 59 से 81 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 59 के अंदर क्या कर दें प्लस 22 कर दें तो 59 और 22 मिलकर बन जाएगा 81। फिर देखिए 81 के बाद में दिया गया है 104, तो 81 से 104 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 81 के अंदर क्या कर दें प्लस 23 कर दें तो 81 और 23 मिलकर बन जाएगा 104। और इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 104 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, सबसे पहले क्या हुआ प्लस 20, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 21, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 22, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 23, यानी कि यहाँ पर ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23। अब मेरे भाई प्लस 23 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 24, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 104 के अंदर 24 को प्लस कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 104 के अंदर प्लस 24 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 104 और 24 मिलकर बन जाएगा कितना, तो 104 और 24 मिलकर बन जाएगा 128, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 128। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 128 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये आकृति दी गई है इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। कैसे, या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे समझना इस टाइप के प्रश्न को हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या हमें इस आकृति के अंदर दिखाई दे रही है, किसके अंदर, कॉलम के अंदर है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर 89 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि दूसरे कॉलम में यहाँ पर 43 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम में 89 और दूसरे कॉलम में 43 आया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पहले कॉलम में यहाँ पर 89 लाने के लिए क्या किया गया है। मेरे भाई ध्यान से देखिए, 89 से जस्ट ऊपर हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 5। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 89 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए, इस 4 का तो किया गया है क्यूब और इस 5 का किया गया है स्क्वायर और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये भी मेरे भाई आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25। और यहाँ पर देखिए 64 और 25 को आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 89। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 89 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 43 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस 43 से जस्ट ऊपर भी हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4। तो इस पहली संख्या यानी कि 3 का तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और दूसरी संख्या यानी कि 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 27 होता है। उसके बाद में क्या है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को यह भी पता है कि 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 27 और 16 को आपस में जोड़ लेंगे तो 27 और 16 मिलकर बन जाएगा 43। और ध्यान से देखिए 43 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह से जस्ट ऊपर हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का तो करेंगे क्यूब और इस 2 का कर देंगे स्क्वायर और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 और 4 को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 5 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। कैसे, या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट ऐसे हैं वो यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना इस टाइप के प्रश्न को हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या दिखाई दे रही है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली रो के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर 51 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 51 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 51 से पहले यहाँ पर हमें पीछे दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 35 और दूसरी संख्या है 32। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 51 बन जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर 51 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले जो ये 35 है, इस 35 को तो लिखा गया है ऐसे कैसे, ठीक है। उसके बाद में क्या है 32 है, तो मेरे भाई इस 32 का आधा करके इसके अंदर जोड़ा गया है। तो 32 का आधा कितना बनेगा, 16। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 35 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 35 और 16 मिलकर बन जाएगा 51। और ध्यान से देखिए 51 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस दूसरी यानी कि दूसरे रो के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर 37 इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई 37 से पहले हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 28 और दूसरी संख्या है 18। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है 28 है, तो मेरे भाई 28 को तो हम लिखेंगे ऐसे कैसे, ठीक है। उसके बाद में क्या है 18, 18 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है। तो 28 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 28 और 9 मिलकर बन जाएगा 37। और ध्यान से देखिए 37 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस तीसरी रो को सोल्व करेंगे और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या है x, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए 35 को ऐसे कैसे लिखा था, 28 को भी ऐसे कैसे लिखा था, तो x को भी हम क्या कर देंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर क्या है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लाना है 47, ठीक है। यहाँ पर 47 लाना है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। करेंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे x, उसके बाद में क्या है दूसरी संख्या है 14, 14 का हम क्या कर देंगे आधा, क्योंकि सभी का आधा किया है, 32 का आधा और 18 का आधा। तो 14 का भी क्या करेंगे आधा, तो 14 का आधा कितना होता है 7 होता है। और इसके बराबर में कितना दिया गया है मेरे भाई 47 है। हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमने माना है x, x की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए x बराबर में क्या हो जाएगा, 7 प्लस का इस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर देखिए 47 माइनस 7 है, तो 47 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 40। यानी कि x के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40। x हमने कहां पर माना था, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40। और ध्यान से देखिए 40 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 16 का संबंध है 263 के साथ में और 22 का संबंध है 491 के साथ में, उसी प्रकार से 18 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 16 का संबंध 263 के साथ में कैसे है, या फिर 16 से यहाँ पर 263 कैसे बना है। तो मेरे भाई 16 से यहाँ पर 263 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 16 का किया गया है स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 16 का स्क्वायर होता है 256। अब 256 से 263 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए। यदि हम 256 के अंदर क्या कर दें, +7 कर दें, तो 256 और 7 मिलकर बन जाएगा 263। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 263 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 22 से यहाँ पर 491 इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई 22 से यहाँ पर 491 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 22 का करेंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 22 का स्क्वायर होता है 484। अब 484 से 491 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए। यदि हम 484 के अंदर क्या कर दें, +7 कर दें, तो 484 और 7 मिलकर बन जाएगा 491। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 491 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर है और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 18 का हम करेंगे स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 18 का स्क्वायर होता है 324। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी के अंदर +7 किया गया है, तो 324 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +7 कर देंगे, तो 324 और 7 मिलकर बन जाएगा 331। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 331। अब हमें देखना है कि 331 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 331 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और सिलेक्टेड क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। अकबरनामा निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए अमीर खुसरो के द्वारा, ऑप्शन बी है बीरबल के द्वारा, ऑप्शन सी है अबुल फजल के द्वारा और ऑप्शन सी है अकबर के द्वारा।
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस का, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस का और ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष रोग में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि दूरदृष्टि दोष रोग में किस लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि एक सामान्य मनुष्य का तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? ऑप्शन ए ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी है द्रव माध्यम में, ऑप्शन सी है गैसीय माध्यम में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई बाकी आप याद रखना, जो ध्वनि तरंगे हैं ये ठोस माध्यम में भी चल सकती हैं, द्रव माध्यम में भी चल सकती है और गैसीय माध्यम में भी चल सकती है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? ऑप्शन ए कोयला का, ऑप्शन बी है कच्चा लोहा का, ऑप्शन सी है बॉक्साइट का और ऑप्शन डी है अभ्रक का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और मेरे भाई जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आने वाले एग्जाम के अंदर भी रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
सी यानी कि अमरकंटक पठार में मेरे भाई बॉक्साइट खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक केपलर ने और ऑप्शन डी है कोपरनिकस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। धायिका जमना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया का, ऑप्शन बी है रासायनिक प्रक्रिया का, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि धायिका जमना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो मेरे भाई धायिका जमना रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटड़ा स्थान से, ऑप्शन बी है वनावली स्थान से, ऑप्शन सी है लोथल स्थान से और ऑप्शन डी है कालीबंगा स्थान से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटड़ा स्थान से। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए कॉपर छड़े, ऑप्शन बी है जिंक छड़े, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट छड़े और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है ग्रेफाइट छड़। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप है, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार है और ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से अरुणाचल प्रदेश एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। बाकी मेरे भाई याद रखना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी ये तीनों के तीनों क्या हैं? संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और आप सभी को मैं गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर के द्वारा। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सिक्कों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं, और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है।